एम्पलीफायर के बारे में आपको, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आप पढ़ चुके हो, बस एम्पलीफायर थोड़ा सा ऐड हो गया उसमें। पूरा डेरिवेशन है, 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर एग्जाम में आया तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे दो डेरिवेशन और जुड़े हुए हैं, दो डेरिवेशन इससे और जुड़े हुए हैं जो आपको करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेरिवेशन को अच्छी तरह आपको समझाता हूँ, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि आगे के दो डेरिवेशन के केवल मैं नोट्स भेजूंगा और उनकी थ्योरी आपको नेक्स्ट पे सुना दूंगा। थ्योरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 लाइन का डिफरेंस है, बस थ्योरी थ्योरी सुना दूंगा, बाकी डेरिवेशन आपके सेम है। मैं अभी बता दूंगा आपको डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है, लास्ट में जैसे डेरिवेशन खत्म होगा तो आपको बता दूंगा कि भाई इसकी जगह ये चीज की गई है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर एक डेरिवेशन समझ में आ गया तो बाकी के दो डेरिवेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट आधार, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, ओवेनिस्ट आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ओवेनिस्ट आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ओवेनिस्ट आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। बताओ, दिख तो रहा होगा सभी बच्चों को, ओवेनिस्ट आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। इस डायग्राम को देखो पहले तो, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एम्पलीफायर क्या होता है। वैसे आपको याद होगा कि एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी चीज को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किस चीज को बढ़ा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा रहा है, करंट को बढ़ा रहा है, पावर को बढ़ा रहा है, वो होता है क्या, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करता है, सारी चीजों को बढ़ाता है यहाँ पर, चाहे वो पावर हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो, ठीक है, वो होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर दिख रहा है सभी बच्चों को, स्टार्ट करते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। चलो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले ये पहला वाला सर्किट डायग्राम बना हुआ है पीएनपी का। ऐसे आपको दो डायग्राम बनाना है, पीएनपी और एनपीएन के लिए। एनपीएन वाला डायग्राम कैसे बनाना है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एनपीएन वाले डायग्राम में हम क्या करते हैं, जहां प्लस लगा हुआ है वहां माइनस करना होता है, और जहां माइनस लगा हुआ है वहां प्लस करना होता है। सेम यहाँ पर, जहां प्लस लगा हुआ है वहां माइनस, और जहां माइनस लगा हुआ है वहां पर प्लस करना है, बस, और कुछ नहीं। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देना है, जैसे करंट की डायरेक्शन यहाँ पर सपोज करो नीचे की तरफ है तो ऊपर हो जाएगी, बाकी जगह आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे दो डायग्राम बनाना है पीएनपी और एनपीएन के लिए, ठीक है, बना लोगे आप तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है भी कि नहीं है। तो देखो, पी, करंट पी से एन की तरफ आता है, पी एन पी। कॉमन बेस क्यों बोला गया है इसको, सुन लो जरा ध्यान से, कॉमन बेस क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं वो एमीटर और बेस के बीच में अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट सिग्नल जो हमने अप्लाई किया वो एमीटर और बेस के बीच में अप्लाई किया है, और आउटपुट सिग्नल जो हमें मिला है वो बेस और कलेक्टर के बीच में अप्लाई किया है, इसीलिए इसका नाम है कॉमन बेस। क्या नाम है, कॉमन बेस। क्या नाम है इसका, कॉमन बेस, इसको बोलते हैं कॉमन बेस। देखो अगर नहीं दिख रहा हो तो मुझे पहले बता देना, क्योंकि बाद में बताने के बाद फिर मैं रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, है ना, कुछ बड़ा डेरिवेशन है, ये तो बाद में आप कहोगे ये मुझे समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं था, वो चीज प्रॉब्लम हो तो पहले ही बोल देना। तो एमीटर और बेस के बीच में इनपुट है, और बेस और कलेक्टर के बीच में आपका क्या है, आउटपुट है। तो बेस आपका कॉमन है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन बेस, पहली चीज। दूसरा, बच्चों इसमें देख सकते हो आप, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ जो इनपुट साइड है वो फॉरवर्ड में आ गया। पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इनपुट किस में आ गया, फॉरवर्ड में आ गया। यहाँ देखो, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो आउटपुट आपका रिवर्स में आ गया। और कॉमन बेस में ऐसा होता भी है, कॉमन बेस में ऐसा होता भी है। क्या होता है कॉमन बेस में, कि इनपुट को फॉरवर्ड में रखा जाता है और आउटपुट को किस में रखा जाता है। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। इसीलिए तो कहा पहले,
क्लियर आ रहा है सर। जब सही आ रहा है फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। वही तो कह रहा है सर, बाद में फिर बहुत दिक्कत। हाँ सही आ रहा है ना? हाँ सर नहीं सर, क्लियर है। मेरे में क्लियर नहीं आ रहा। तो आपका नहीं आ रहा है, एक बच्चे का नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, है ना? और रिजॉइन कर लो, रिजॉइन। अभी मैं दोबारा किया, मैंने रिजॉइन ही किया। देखो सर एक आ रहा बच्चे है। का नेट नहीं चल रहा होगा सर इसका। हाँ सर हाँ इधर भी सही बाकी है। सही आ रहा है, चलो। तो जिनका सही नहीं आ रहा है वो दोबारा से लेफ्ट होके राइट हो जाओ, बस और क्या है। चलो, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड में। इसको क्या बोला आपने? फॉरवर्ड में हो गया, फॉरवर्ड में हो गया। अच्छा एक चीज और मैं कर दूं, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा लाइट देखो, जरा ध्यान से देखना, लाइट को जला रहा हूं, इसको एक बार लाइट। अब सही दिख रहा है कि पहले सही था? सर दोनों सही है, मत करो सर, कुछ सर अच्छा चल रहा है फिर सही है दिक्कत आ सर, जा रही बने है रहने बाद दो में। सर। चलो वही सही है। तो देखो, तो एमीटर और बेस को आपने फॉरवर्ड में किया और रखते भी है फॉरवर्ड में, और बेस और कलेक्टर किस में होता है? रिवर्स में होता है। ये तो आपको मालूम ही है, कॉमन बेस में। कॉमन बेस में ये चीज तो मालूम ही है आपको। ये फॉरवर्ड में रहता है, ये रिवर्स में रहता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि जो इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो, आउटपुट आपको उससे बढ़ के मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे मान लो सपोज करो आपने इनपुट सिग्नल दिया ऐसा, तो आउटपुट आपको मिलेगा ऐसा, बढ़ के मिलेगा। बच्चों बढ़ के भी मिलता है और सेम फेस में भी मिलता है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। बढ़ के भी मिलता है और सेम फेस में भी मिलता है। बढ़ के भी मिलेगा और सेम फेस में भी मिलेगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और वही आपको नोट्सों में मिल जाएगी। कोई केसीएल केवीएल नहीं लगाना है आपको। केसीएल केवीएल लगा के फालतू की टेंशन नहीं पालना है आपको। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तीनों की। थ्योरी देखो कितनी सिंपल है इसकी, वर्किंग की थ्योरी। कंस्ट्रक्शन में केवल इतना लिखना है कि इनपुट साइड आपका फॉरवर्ड में है, आउटपुट आपका रिवर्स में है। लोड आरएल के अक्रॉस आउटपुट निकालते हैं। बैटरी एक्स के द्वारा इसको फॉरवर्ड में किया गया है, बैटरी वाई के द्वारा इसको रिवर्स में किया गया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बस इतना लिखना है कंस्ट्रक्शन में। वर्किंग में आपको क्या करना है? वर्किंग में देखो बच्चों, पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखो। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। सबको मालूम है पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। तो इनपुट को जरा ध्यान से देखो, इनपुट किसमें है? फॉरवर्ड वाइज में। बच्चों फॉरवर्ड वाइज का मतलब भी हम यही मान के चलते हैं, प्लस माइनस हमेशा। फॉरवर्ड वाइज को भी हम क्या लेके चलेंगे? हमेशा प्लस माइनस, प्लस माइनस। और यहाँ आप देख सकते हो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब प्लस माइनस। तो फॉरवर्ड है, इधर भी पॉजिटिव के लिए प्लस माइनस है, तो ये इसका सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के कारण क्या होगा? इनपुट का जो वोल्टेज है एमीटर और बेस के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा। इनपुट का जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट का जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट का जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। याद रखो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आपको बताएं यही मैंने नोट्स में लिखी है, क्योंकि आप एग्जाम में आसानी से लिख के आ पाओ। केसीएल केवीएल लगा के अगर आप करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आईसी बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, टेंशन में दिमाग में आ जाता है बच्चों की। देखो नेगेटिव, नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होगा? जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? माइनस प्लस, माइनस प्लस। और ये तो फॉरवर्ड में है आपका, इनपुट आपका किसमें है? फॉरवर्ड में है, इनपुट फॉरवर्ड में है। और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब होता है माइनस प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ ये इसका अपोज करेगा। भाई यहाँ प्लस माइनस है, फॉरवर्ड का मतलब प्लस माइनस, और नेगेटिव साइकिल का मतलब माइनस प्लस। तो ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, तो सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। क्या क्या डिक्रीज हो जाएगा? इनपुट का वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, इनपुट का करंट डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट का वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट का करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। क्या मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा। डिक्रीज होने का मतलब माइनस में वैल्यू आ जाएगी, इंक्रीज होने का मतलब प्लस में वैल्यू आ जाएगी। बाकी ये तो आपको मालूम है कि इनपुट सिग्नल देखना देते हैं, आउटपुट उसको उससे बढ़ के मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ इनपुट और आउटपुट दोनों सेम केस में मिलेंगे, समान कला में। ये 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 बढ़िया तरीका है मतलब थ्योरी लिखने का इसकी। बाकी थ्योरी में कंफ्यूजन बहुत होता है। किसी बच्चे ने अगर केसीएल केवीएल लगाया ना इसमें, फिर वो दिमाग ही लगाता रहेगा कि भाई आईसी बढ़ेगा तो क्या होगा, अब वो टेंशन में है, तो चार्ज करिए क्या होंगे। इसीलिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्या करना है आप एग्जाम में जब
भाई एक तो बड़ा बड़ा डेरिवेशन वैसे ही है, आप अभी देखोगे ना इस डेरिवेशन को तो आप कहोगे खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो चलता ही जाएगा। मुझे लगता है आज यही चलेगा डेरिवेशन। तो देखो आपको क्या लिखना है थ्योरी में, तीनों की थ्योरी एक जैसी, तीनों की थ्योरी एक जैसी है। क्या करना है आपको, आप सबसे पहले पता करना कि इनपुट क्या है, आप कहोगे फॉरवर्ड में, आउटपुट क्या है आपका रिवर्स में, आपने कह दिया इनपुट किस में फॉरवर्ड में, आउटपुट किस में रिवर्स में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करना है आपको, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करना है, अगर इनपुट फॉरवर्ड में है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण उसके सारे के सारी चीजें सपोर्ट करेंगी, फॉरवर्ड को हम प्लस माइनस लेके चलेंगे, और पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब भी प्लस माइनस, तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आप तो लिख देना इनपुट का वोल्टेज बढ़ गया, इनपुट का करंट बढ़ गया, आउटपुट का करंट बढ़ गया, आउटपुट का वोल्टेज भी बढ़ गया। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, और फॉरवर्ड को हम प्लस माइनस लेके चलते हैं तो सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी, चार्ज कैरियर कम हो जाते हैं, और उसके बाद इनपुट करंट कम हो जाता है, इनपुट वोल्टेज कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है। मतलब नेगेटिव में वैल्यू आपको मिल जाती है, नेगेटिव में बढ़ी हुई वैल्यू का मतलब होता है कम हो गई वैल्यू, तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो बढ़ा हुआ मिल जाता है, और सेम केस में मिलता है, जैसा उधर ऐसा इधर सेम केस में मिलता है, सेम केस में। ठीक है, क्योंकि प्लस के लिए बढ़ रही है तो यार है, माइनस के लिए कम हो रही है तो सेम फेस हो गई, सेम फेस हो गई। ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग इसकी, इसको तो कोई भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, कोई भी, तीनों की सिंपल है, मेन तो वो है। अब मैं उसको बताता हूँ आपको, ये देखो ठीक है, वो रहा डायग्राम, इस डायग्राम को मिटाते हैं, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। देखो मुझे क्या क्या निकालना है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको बता दूं अच्छी तरह सारी चीजें, तो जिससे आपको आगे के लिए भी क्लियर हो जाए। पहला क्या निकालना है आपको, फर्स्ट नंबर, अभी तो केवल ये बता रहा हूँ क्या क्या निकालना है, क्या क्या वैल्यू होती है। पहला निकालना है आपको नेवेसी प्रतिरोध, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस नेवेसी प्रतिरोध। बच्चों इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर, इनपुट के लिए आई लगाना पड़ेगा, कॉमन बेस है तो बी लगा देना, कॉमन बेस है तो क्या लगा देना, बी लगा देना, आर इनपुट के लिए आई, अगर दो दो आईडी से ऐड करते हो क्या, आर इनपुट के लिए आई और बेस के लिए बी लगा दिया, बेस के लिए बी लगा दिया, दो दो आईडी से मत ऐड किया, एक ही से दिया करो, पता नहीं चलता कौन लगा कौन क्या। आर आई बी इनपुट कर दिया, और बी का मतलब बेस, बी का मतलब बेस बराबर क्या फॉर्मूला होगा, इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, कितना है इनपुट वोल्टेज, VEB, VEB इनपुट वोल्टेज कितना है V, और EV क्यों लगा है कौन भाई, एमीटर और बेस के बीच में तो इनपुट है, अपन इनपुट करंट कितना है IE, तो डेल्टा IE, ये इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट करंट। अब चेंज क्यों, क्योंकि सिग्नल अप्लाई कर दिया है, व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट, सिग्नल अगर अप्लाई नहीं किया है तो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है रेजिस्टेंस, और सिग्नल अगर अप्लाई कर दिया है तो चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट का जो रेशियो होता है वो आपका होता है इनपुट रेजिस्टेंस। अगर आप इनपुट साइड का लेते हो तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, इनपुट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद रहेगी कि नहीं रहेगी, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। चेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिग्नल आपने अप्लाई कर दिया, और सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो वोल्टेज अपॉन करंट हो जाता सीधा सीधा। सेकंड नंबर आपको निकालना है इसी में, सेकंड नंबर निकालना है आपको आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सबसे लास्ट में निकालेंगे, हालांकि लिख देता हूं आउटपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिनोट करने का सिंबल क्या होता है ROB, RO का मतलब आउटपुट और B का मतलब कॉमन बेस है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट साइड में वोल्टेज कितना है, C और B के बीच में वोल्टेज मिल रहा है, तो डेल्टा VCB, और आउटपुट में करंट कितना है IC, तो डेल्टा
आईसी, ये आउटपुट करंट हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर क्या निकालना है आपको, और डेफिनेशन तो बना ही लोगे ना कि आउटपुट वोल्टेज में चेंज और आउटपुट करंट में चेंज का रेशियो। अब आते हैं थर्ड नंबर, करंट गेन। करंट गेन, करंट गेन क्या होगा, उसको डिनोट किससे करेंगे, ए करंट गेन को, तो आई सफिक्स में आई क्यों लगाया, क्योंकि करंट है, और कॉमन बेस के लिए बी लगा देंगे, ए आई बी। करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, सीधा सीधा लिखते हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट कितना है, आई ई, करंट गेन हो गया। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट गेन हो गया। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और डेफिनेशन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब आते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होगा, उसको डिनोट किससे करेंगे, ए आई, आई का सॉरी आई नहीं, आई क्या लेंगे, वी, ए वी, वी का मतलब वोल्टेज गेन, ए वी, ए तो गेन होता है, वी मतलब वोल्टेज, और कॉमन बेस है तो बी लगा देना। क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज निर्गत अपॉन निवेशी वोल्टेज, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो ओम्स लॉ सबने पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। आउटपुट के लिए क्या लिखूं, आई आर, आई का मतलब आई सी आएगा, आर का मतलब आर आउट आ जाएगा, या आर एल लिख देता हूं, चलो आर एल लिख देता हूं, लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस। आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है क्या, आर एल, आई सी इंटू आर एल। और इनपुट के लिए क्या लिखेंगे, या आर आउट भी लिख सकते हो, ये लो आर आउट भी लिख सकते हो, और यहां लिख देते हैं इनपुट में करंट कितना है, आई ई, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, आर आई बी, बी लिखा है ना, बी, तो इसको मैं लिख देता हूं आर आर ओ बी, ये लिख दिया, ये लिख दिया। हालांकि आपको आर ओ बी और आई बी को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो। आईसी अपॉन आई ई क्या हो गया, आईसी अपॉन आई ई ये रहा, ए आई बी इंटू आर ओ बी अपॉन, आर ओ बी अपॉन, इसको भी याद रखना आप, है ना, या तो इसी को ऐसे लिख दो, नहीं तो क्या एक काम करना, इसको ऐसे लिखना, आर एल लिख देना, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, लोड का जो रेजिस्टेंस है वो आउटपुट है आपका, और इसको ऐसे लिख देना आर आई बी, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, दोनों साइड से याद रखना। भाई लोड के आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, ये लिखा हुआ है, और इनपुट में ये रहा, ये सब फॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर है आपका, आउटपुट वोल्टेज हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपका, नेक्स्ट पावर गेन। पावर गेन, पावर गेन, पावर गेन को क्या लिखते हैं बोलो, ए पी और बी बराबर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो ए वी बी वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ए आई बी, ये रहा। आपकी मर्जी है, वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, वैल्यू रखना रख सकते हो, नोट कर लो। करंट गेन को ए आई बी भी लिख सकते हैं, कई बुकों में अल्फा लिखा गया है, अल्फा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बताओ, ये तो फॉर्मूले हो गए, हो गया सभी का। चलो अब ये फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए, चाहे आप कॉमन बेस पढ़ लो चाहे कॉमन एमीटर पढ़ लो, बस आप ये देख लेना इनपुट साइड में क्या है और आउटपुट साइड में क्या है, बस कॉमन जो होता है वो तो उसका काम खत्म, कॉमन वाले का। ये सारे फॉर्मूले हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मुझे दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा ये, चलो मतलब ये सिंपल है, आपको समझ में आ गया, मिटाता हूँ। चलो अब करते हैं डेरिवेशन की शुरुआत।
तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बाद में कहना कि नहीं आई। थ्योरी इसकी कोई मायने नहीं रखती, थ्योरी की टेंशन मत लेना। थ्योरी तो इतनी सिंपल है कि कोई भी बच्चा मन से बना के लिख सकता है। सर इसका मेन है डेरिवेशन, जो कि खतरनाक है। सर बोलो बता दूं। सर वॉइस नहीं आ रही है सर, वोल्टेज क्या? में दबा नहीं आ रही है। सर नहीं दिख रहा। कब सभी को नहीं दिख रहा कि एक को नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है सर। बढ़िया दिख रहा था। क्लियर है सर। वही तो। शांत तो आज एचडी में चला रहा होगा। हाँ क्यों मेरे में एचडी क्यों आएगा भाई? केवल केवल एक ही बच्चा ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। सर ऐसा होता है, अगर नहीं देखे तो सर लैपटॉप के ज्वाइन कर लो, आ जाता है सर, कभी कभी होता है वो भी। हाँ चलो आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मालूम है, जब जब जैसे मान लो सपोज करो क्लास चल रही हो और क्लास चलते समय नहीं दिखे, जैसे मान लो नहीं दिख रहा है, और उसमें भी मैं अगर ये बोल दूं ये है इंपॉर्टेंट लाइन, ये है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फिर काम खत्म। फिर ऐसा दिमाग खराब होता है। लड़का तो फिर भी एडजस्ट कर लेता है, लड़कियां तो इतनी घबरा जाती हैं। फिर पूछती है मैसेज करके, सर वो 4 लाइनें जो आपने बताई थी वो मैंने समझ ही नहीं पाई, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो मुझे बताइए, है ना? ये परमात्मा सबकी मदद करेगा। चलो देखते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, ये डायग्राम मैंने बना दिया, यहाँ वोल्टेज लगा दूं बस। ये वाला डायग्राम अगर मेरे से कोई पूछता है कहाँ से आया, तो मैं उससे यही कहूंगा कि बेटा प्लस पिछले टर्म में हमने क्लास ली थी, उसमें ये डायग्राम बनाया है कॉमन बेस वाला, आप देख लो। कॉमन बेस वाला ये डायग्राम मैंने पिछले टर्म में बनाया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, कॉमन बेस वाला। चलो स्टार्ट करूं डेरिवेशन। कॉमन बेस वाला ये डायग्राम सबको बता चुका हूं मैं। अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना, अब जो मेन स्टार्टिंग है वो आपको हर डेरिवेशन में फॉलो करना है। हर डेरिवेशन में जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो हर डेरिवेशन में, जैसे मैंने मान लो सपोज करो केवीएल लगाया तो आपको भी केवीएल लगाना है, केसीएल लगाया तो केसीएल लगाना है। कौन सी इक्वेशन में क्या क्या कर रहे हैं वो सब देखते जाओ। सबसे पहले अप्लाई 4 इक्वेशन निकाल के रखनी पड़ती है। कौन सी वो बताता हूँ। अप्लाई केवीएल केवीएल इन केवीएल इन लूप ऑन एलएचएस साइड। एलएचएस साइड एलएचएस साइड में एक लूप है जिसमें हम केवीएल लगाने जा रहे हैं। पहले इसमें लगाते हैं। एलएचएस साइड में जो लूप है उसमें हम केवीएल लगाते हैं। देखो क्या केवीएल लगेंगे, इस वाले लूप में लगा रहे हैं यहां से। अरे बोल के बताओ, इतना बड़ा मैसेज मत लिखा करो, समझ में नहीं आता है। अगर किसी को दिक्कत है तो यहां से देखो, केवीएल लगाएंगे केवीएल। तो केवीएल कैसे लगाएंगे मैं उधर लिखूंगा, जरा ध्यान से देख लो। यहां से चलना स्टार्ट किया, ये आपका रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, एक ही बात है। यहां से यहां तक पहले इस लूप में लगा रहे हैं, उसमें भी लगाएंगे, पहले इसमें लगाते हैं। यहां से यहां तक देखो, करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज हो जाएगा। मतलब मैं लिखूंगा आई ई इंटू एच आई वी, यहां तक आ गए। फिर यहां मिलेंगे प्लस का वोल्ट टर्मिनल पहले मिल रहा है, प्लस का टर्मिनल पहले मिल रहा है, पूरा का पूरा बैटरी सोर्स है तो प्लस ये आ जाएगा। फिर यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए, माइनस का टर्मिनल पहले मिला तो माइनस का वी, तो इस लूप में लग गया ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां से यहां तक रेजिस्टेंस इंटू वोल्ट करंट, रेजिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज हो गया। यहां से यहां तक वोल्टेज ये हो गया, यहां तक आए, यहां से यहां तक वोल्टेज ये हो गया। जो टर्मिनल पहले मिलता है वो लेना है आपको। तो क्या लिखूं बताओ, मैं क्या लिखूं? मैं लिखूंगा इसको एच आई बी इंटू आई ई प्लस एच आर बी इंटू वी सी।
माइनस का मिला तो माइनस का VE बराबर में 0। तो VE को उधर ले जाओ तो VE बराबर क्या आ जाएगा, HIB इंटू IE प्लस HRB इंटू VC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताओ। कहीं से भी आपकी मर्जी, कहीं से भी, बस जहां से स्टार्ट करो वहीं तक वापस आना है आपको। आप बताओ कहां से स्टार्ट करना है, कहीं से भी कर दो। नहीं सर, आप कहां से अपने आपकी हिसाब से ही कर दो। कोई दिक्कत नहीं, जहां से करना है यहां से कर दो, तब भी आपको लौट के माइनस ही मिलना है कहीं से भी। तो माइनस का ES मिला, माइनस का ES यहाँ से आ जाओ उधर। करंट बच्चों कितना है इसमें, देखो करंट IE यहीं से जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, तो RS इंटू IE, मतलब IE जो करंट है ना ऐसे घूमेगा पूरे सर्किट में, ऐसे घूमेगा। तो IE ही करंट है इसमें, और कोई करंट तो है नहीं। तो RS इंटू IE प्लस प्लस का टर्मिनल पहले मिल गया, प्लस का VE इक्वल टू 0। ये लगा दिया, यहां से स्टार्ट किया, माइनस का ES RS इंटू IE प्लस का मिला VE बराबर में 0। तो यहां से आप VE निकालना चाहो तो VE निकाल सकते हो। VE कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, VE आ जाएगा आपके पास, इसको उधर ले जाओ, ES माइनस का RS इंटू IE। इक्वेशन सेकंड ये आ गया। अब ये राइट लेफ्ट साइड के कवर हो गए, अब राइट साइड में आते हैं। अप्लाई KCL किरचॉफ करंट लॉ, धारा का नियम लगा रहे हैं इन RHS साइड राइट हैंड साइड लगाएंगे। अब देखो किरचॉफ का करंट लॉ कैसे लगाते हैं। करंट का मतलब होता है नोड, किरचॉफ करंट लॉ कैसे लगाते हैं, भाई नोड पर आने वाला करंट इक्वल टू नोड से जाने वाला करंट। अब देखो कौन कौन आ रहा है, IC आ रहा है, पूरा IC आ रहा है, एक इसके कारण IC आ रहा है, और जा कौन रहा है, एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, और ये कि यहाँ पर करंट कितना होगा, भाई वोल्टेज आपको मालूम है इसके अक्रॉस। करंट कैसे निकालोगे, करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अपॉन, इधर कर देता हूं वोल्टेज, ये देख लो IC आ रहा है, जा कौन रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, ये जा रहा है, और यहाँ पर करंट कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम है, करंट निकाल सकते हो, VC अपॉन 1 अपॉन HOB, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, HOB ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब VC इंटू HOB। इतना करंट यहां से भी जा रहा है, ये प्लस है ये माइनस, ये लिखा भी है वैसे प्लस माइनस। बताओ कोई दिक्कत है क्या, भाई इस नोड पर करंट कितना आ रहा है, IC आ रहा है, जा कौन रहा है, ये जा रहा है, ये भी प्लस से माइनस है तो नीचे की तरफ भी डायरेक्शन होगी इसमें भी करंट की, प्लस माइनस है तो नीचे की तरफ भी डायरेक्शन होगी इसमें भी। तो यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इतना है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है करंट, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया करंट। तो आने वाला करंट कौन सा है, IC, जाने वाली कौन सी, एक तो ये दूसरा ये। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि आने वाला करंट है आपका IC, और जाने वाला करंट कौन सा है आपका, एक तो HFB IE प्लस, और VC अपॉन में HOB ऊपर पहुंच जाएगा, तो VC इंटू HOB। ये आ गया, इक्वेशन डाल दिया मैंने, इसको थर्ड ये डाल दिया। अब आते हैं लास्ट में, इसमें आते हैं, बस लास्ट वाला लूप और रह गया, इसमें तो KVL ही लगेगा। जहां वोल्टेज रहता है ना वहां KVL लगता है, जहां वोल्टेज रहता है KVL लगता है, जहां वोल्टेज रहता है KVL लगता है, और जहां करंट रहता है वहां KCL लगता है, धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ KVL लग जाएगा। इसमें लगाने में क्या दिक्कत है, KVL लगा दो, जैसे करंट ऐसे जा रहा होगा IC,
तो यहीं से लगा दो, आईसी यहीं से लगा दे, आईसी इंटू आरएल और इसमें प्लस का वीसी। भाई यहाँ से करंट जा रहा होगा ऐसे ऐसे, करंट तो ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे ही फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ से आईसी इंटू आरएल और प्लस का वीसी मिलेगा। तो यहाँ लगाएंगे अगेन वो केसीएल लगे, केवीएल लग जाएगा आज के, आईसी इंटू आरएल आरएल प्लस का वीसी बराबर 0। तो वीसी इक्वल टू आ गया माइनस का आईसी इंटू आरएल, इक्वेशन 4। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो, 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। बताओ अभी भी दिक्कत है क्या, नेट इश्यू कर रहा है क्या किसी का, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार मेरे को इस चारों में। फिर 1/, ये 4 इक्वेशन तो आपको हर डेरिवेशन में निकालनी है। इसके बाद आपके जो भी हैं रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, पावर वावर सब निकल आएंगे ये निकालने के बाद। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार, क्योंकि अब मैं इस डायग्राम को मिटा दूंगा, मेरे को काम का नहीं है, मेरे तो ये 4 इक्वेशन काम की है। मिटा दूं क्या डायग्राम, कोई ऐसा है जिसको पूछना हो? चलो तो कोई दिक्कत नहीं। सर केसीएल वाला बता दो सर फिर से। आ रहा है क्यों दिवाकर, आ रहा है, अब आ रहा है नहीं आपका? हाँ अब तो सही है सर। सही है। हाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जरूर करो यार, तो मुझे पता नहीं चलता। ये केसीएल वाला है, नोड से जाने वाला करंट इक्वल टू नोड पर आने वाला करंट, ये होता है केसीएल। आ कौन रहा है, आईसी आ रहा है, जा कौन रहा है, एक तो ये जा रहा है, एक तो ये जा रहा है करंट, और ये यहाँ करंट निकालना है। यहाँ करंट कैसे निकालोगे, वोल्टेज अपॉन ये पूरा रेजिस्टेंस, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा एचओबी। तो यार जाने वाला ये लिख दिया, वो लिख दिया, और आने वाला वो लिख दिया। आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, ये लग गया। मिटा दूं क्या, और कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्यों आ गया समझ में? ओके सर ओके। चलो कई तो ये सोच रहे होंगे अरे कितनी देर से पका रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आ गया आ गया, और कईयों को चलो अब करते हैं 1 by 1। सबसे पहले निकालना आप फर्स्ट नंबर धारा लाभ करंट गेन, धारा लाभ करंट गेन। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, यहां से डालता हूं हेडिंग। फर्स्ट नंबर करंट गेन, करंट गेन धारा लाभ, हिंदी में बोलते हैं धारा लाभ, डिनोट करते हैं ए आई बी से, करंट गेन। करंट गेन बोलो भाई, करंट गेन इसमें कितना होगा, करंट गेन इसमें कितना होगा बोलो, करंट गेन क्या होगा ये तो बताओ। आईसी अपॉन आई, आईसी अपॉन आई ई। अब आईसी अपॉन आई ई अगर आपको निकालना है तो जरा ध्यान से देखो, पहले ढूंढो आईसी कहां से आया, आईसी इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ो। साइड में है। आईसी इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ो। आईसी इसमें क्या, हाँ बिल्कुल है। अब आईसी तो आपको मिल गया, तो आईसी मिलने के बाद आपको आईई की व्यवस्था और करनी है। कैसे करें, आईसी और आईई है तो इसमें आईसी है, आईई भी है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि आईसी अपॉन आईई कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वीसी की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देना, वीसी की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देना। तो देखो क्या होता है, क्या होता है देखना जरा ध्यान से। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। देखो बच्चों वीसी की वैल्यू उठा के मैंने इसमें रख दी, तो रखो जरा कितना आएगा, आईसी बराबर क्या लिखें, एच एफ ई एच एफ बी आई ई, एच एफ बी आई ई, बीसी की जगह क्या रखेंगे, माइनस आईसीआरएल, तो माइनस का आईसीआरएल, बीसी की जगह माइनस का आईसीआरएल रख दिया, और एच ओ बी ये लिख दिया। इसको हम उधर लेके आएंगे तो आईसी आएगा कॉमन, आईसी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बोलो 1 प्लस आर एल इंटू एच ओ बी बराबर
HFB इंटू IE, ये वाली वैल्यू अपन उधर ले गए, IC कॉमन आ गया, तो IC अपॉन IE, IC अपॉन IE, ये आपका क्या आ गया, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, HFB डिवाइडेड बाय 1 प्लस RL इंटू HOB, और बच्चों IC अपॉन IE को बोलते हैं AIB करंट गेन, तो यहां से आ जाएगा HFB अपॉन 1 प्लस RL इंटू HOB, इक्वेशन इसको डाल देते हैं, 4 हो गया 5, ये पहला डेरिवेशन आ गया। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ लो, ये AIB आ गया, इस स्टेप में, पहले स्टेप में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, बताओ क्या बताना है क्या। चलो अब नेक्स्ट निकालते हैं अपन निवेशी प्रतिरोध, इनपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला बोलो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस का केवल फॉर्मूला बताओ आपको क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। डेल्टा V CE अपॉन IE। अरे इनपुट रेजिस्टेंस का, इनपुट रेजिस्टेंस बोलो, इनपुट रेजिस्टेंस का क्या होगा। सर यही तो था, RIB बराबर डेल्टा। हाँ एक बच्चा बताओ, कोई नहीं। चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो फॉर्मूला बताओ ना कि डेल्टा EC के बीच में क्या है। डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा VIE। डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE। हाँ वो जो मैंने बताया था वही बता दिया। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज इनपुट साइड में क्या है, एमीटर है, उसका वोल्टेज कितना VE, ठीक है, और इनपुट साइड में करंट कितना है IE, मतलब VE अपॉन IE आप बोल सकते हो, सीधा सीधा बोले तो कितना हो जाएगा VE अपॉन IE। इनपुट साइड का वोल्टेज क्या है VE, इनपुट साइड में करंट कितना है IE, तो VE अपॉन IE। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इनपुट साइड का जो भी वोल्टेज है, इनपुट साइड का जो भी करंट है, रेशियो निकालना है। अब ये देखो यार, इनपुट साइड का वोल्टेज कहाँ है, ये रहा VE, ये रहा VE, तो इनपुट साइड में करंट क्या है IE। तो यहाँ से VE अपॉन IE निकालना बड़ा मुश्किल है, क्या करूं VC की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखता हूँ, कहाँ गया VC आपका, ये रहा IC इंटू RL, IC इंटू RL, तो फिर IC इंटू RL रख देंगे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, IC इंटू RL रख देंगे तो चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन रख के देखते हैं एक बार इस इक्वेशन में। इसमें तो इसका तो बहुत कम यूज है, इसका तो ना के बराबर यूज है, इसको तो सबसे लास्ट में देखना जब आप कभी कुछ ना कर पाओ तब, पहले तो इन्हीं से निकालना है। तो VHIV ये सब आ गया, VC को यहां से रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो क्या करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, VC की जगह रखो, और तो कोई इक्वेशन है नहीं आपके पास, ये वाली इससे काम होगा नहीं क्योंकि VE उसी में आ रहा है, तो चलो रखते हैं VC बराबर, VC की जगह माइनस IC आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा VE बराबर, क्या लेते हैं VE बराबर HIB इंटू IE करते जाओ, अपने आप आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, द्वारा कर लेंगे। VC की वैल्यू यहाँ रखो, कितना आ जाएगा माइनस का ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा HRB और VC की जगह IC इंटू RL, दिख रहा है आपको सभी को, देखो दिख रहा है क्या, VE बराबर HIB IE माइनस का HRB IC RL रख दिया, VC की जगह ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख, अब ये आ गया। अब देखा यार, इसमें तो IE की जरूरत है हमें, IC ही मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे IC की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाके,
यहाँ से आईसी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे, क्योंकि आईई की आवश्यकता है हमें। तो क्या लिखेंगे बोलो, वीई बराबर, इधर बनेगा नहीं, वीई बराबर, देखते हैं नहीं लिखा तो मुझे बता देना, वीई बराबर एच आई बी इंटू आई ई माइनस एच आर बी आर एल, एच आर बी आर एल आईसी। आईसी की वैल्यू क्या है, आईसी की वैल्यू यहां से देखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एच एफ बी इंटू आई ई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बता। क्या हल्का सा राइट कर लो ना कैमरा, हाँ? हल्का सा राइट राइट ही में कर लो। राइट ही किया है, पूरा पूरा राइट ही तो किया है। हाँ चलो हटा देता हूँ, उधर रख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ, मिटाता हूँ इसको, राइट ही करके तो ये आ रहा है। अरे नहीं, ये कह रहे थे थोड़ा कैमरा तेरे को और घूम जाता तो दिखता आराम से वो भी लाइन। नहीं वो मैंने घुमा दिया, इसको मिटा देता हूँ, है ना। चलो मिटाते हैं इसको, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ। वीई बराबर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है इसमें, वीई बराबर एच आई बी इंटू में आई ई माइनस का एच आर बी इंटू में आर एल, और आईसी की वैल्यू यहां से रखो, इसको इधर ले जाओ, एच एफ बी आई ई डिवाइडेड बाय कितना है, एच एफ बी यह 1 प्लस आर एल इंटू एच ओ बी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना, बताओ दिक्कत है क्या। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, बीसी की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, तो फिर देखा यार आईसी को हटाना जरूरी है, क्योंकि आईई की आवश्यकता, तो आईसी वहां से हटाने के लिए हमने क्या किया, आईसी की वैल्यू यहाँ से दे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया यार। अब मैं ये भी हटा सकता हूँ। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू रख दी और फिर देखो क्या आता है, सॉल्व करते हैं इसको। वीई और आईई अब आ जाएगा कॉमन, आईई आ गया आपका कॉमन, तो वीई अपॉन आई क्या बचेगा, वीई अपॉन आईई कॉमन आ गया है, आईई क्या बचेगा वहां से, एच आई बी माइनस का एच आर बी आर एल एच एफ बी अपॉन में 1 प्लस आर एल एच ओ बी। बताओ आई कॉमन आ गया है, उसमें से इसमें से कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया, ये आ गया। उसके बाद अगर आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आगे भी कर सकते हो, और इतना छोड़ना है तो इतना भी छोड़ सकते हैं। आगे कैसे, आगे केवल एक स्टेप करना है। इस इक्वेशन को मैं कोई नाम दे देता हूँ, इस 5 हो गया 6 नाम दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर आई बी, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, कॉमन बेस है इसलिए बी लिख दिया। फिर उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें क्या लिखेंगे, एच आई बी 1 प्लस आर एल इंटू एच ओ बी माइनस का एच आर बी आर एल एच एफ बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एल इंटू एच ओ बी। ये आ गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये आ गया इनपुट रेजिस्टेंस। किसी भी स्टेप में परेशानी है तो पूछ सकते हो यार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है आपका वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन निकालते हैं, नोट करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और नोट्सों में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप यही वाला लिख के आना है ना। नोट्सों में अगर अपने हिसाब से देख लेना, जो भी लिखा हो आप लिखना ही। चलो अब क्या करते हैं, वोल्टेज गेन करते हैं, वोल्टेज गेन। चलो नेक्स्ट नंबर है आपका वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ये वोल्टेज गेन डिनोट करते हैं ए वी बी से, ए वी बी, ठीक है।
वोल्टेज गेन को। अच्छा, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी, वो अगर मान लो जैसे मैंने नोट्स भेजी तो उसमें जरूरी नहीं है, जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसमें वोल्टेज गेन को ए वी वी से ही डिनोट किया गया, किसी और से भी कर सकता है, लेकिन डेरिवेशन करते समय आपको सब यही सिंबल याद रखने हैं। डेफिनेशन लिखनी है तो आप करंट गेन को अल्फा भी लिख सकते हो, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आप याद रखेंगे ये सिंबल ये यूज करना है। तो देखो वोल्टेज गेन क्या होता है, ए बी वी बराबर क्या लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट में करंट कितना है आईसी, और लोड के अक्रॉस निकलता है तो आरएल। इनपुट में वोल्टेज कितना है, वो इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, करंट कितना है आपका आईई, और रेजिस्टेंस है आपका आर आई बी। ये बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, आईसी अपॉन आईई को बोलते हैं हम, आपको मालूम है करंट गेन ए आई बी इंटू आर एल अपॉन आर आई बी, ये आ गया। अब बच्चों ए आई बी की वैल्यू आपको मालूम है, वो वैल्यू आप रख देना, तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चलो रहने दो, उधर मिटाता हूँ, मुझे मिटानी पड़ेगा। तो यहाँ ए आई बी की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए आई बी निकालेंगे, ए बी भी आ जाएगा आपका ए वी बी बराबर कितना आ जाएगा, ए आई बी कितना था, क्यों ए आई बी कितना निकाला था, अभी आपको बताया था ना मैंने, बता दे रहा कितना था, ए आई बी कितना था, एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच एफ बी अपॉन 1 प्लस आर एल इंटू एच ओ बी, यही था ना, और आर एल अपॉन आर आई बी, तो आर एल अपॉन आर आई बी भी रखना पड़ेगा। ये ए आई बी मैंने रख दिया, ये रहा ए आई बी, यही था ना ए आई बी, और आर एल और आर आई बी ये। अब देखो मैंने आर आई बी क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं आपको एक स्टेप कम करके बताऊंगा। जैसे मैंने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखी, ध्यान से सुनना, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखी, तो ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, भाई ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगा और वो उससे कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, मिटाते हैं इसको, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आपको, क्या बचेगा जरा देखते हैं। आपके पास बचेगा ए वी वी, ए वी वी, ए वी वी बराबर बराबर क्या बचेगा, ए बी बी बराबर, ए बी बी बराबर देखो कितना बचेगा, एच एफ बी आर एल अपॉन, यहां से आप देख रहे हो एक चीज आपको दिख रही है क्या, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, यहाँ देखो एच एफ बी अपॉन ये लिखा हुआ है, आर एल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो इसका काम खत्म, मतलब अब आपके पास केवल नीचे डिनोमिनेटर में ये टर्म रह जाएगा, बस केवल ये बात, आर एल ऊपर रह जाएगा तो ये वाला टर्म नीचे रह जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे आर आई बी बराबर, ये लिखा हमने ए बी बी बराबर एच एफ बी आर एल, और ये टर्म रह गया पूरा, एच आई बी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आर एल इंटू एच ओ बी माइनस का एच आर बी आर एल और एच एफ बी ये लिखा हुआ, ये ए बी बी आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर ये वोल्ट एक बार बता, दोबारा और बता दो ये वोल्टेज गेन का शुरू देखो से। फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। आउटपुट की साइड बात करेंगे तो करंट कितना है आईसी है, रेजिस्टेंस क्या है आउटपुट की साइड में आरएल है। इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला फिर से वही ओम्स लॉ का यूज करेंगे, आई इंटू आर होता है। इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट में करंट कितना है आई है, इनपुट का वोल्टेज आप पहले निकाल चुके हैं आर आई बी है। करंट आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट की जो वैल्यू होती है
वो हमेशा करंट गेन के बराबर होती है, तो हमने उसको AIV लिख दिया, RL अपॉन RIV लिख दिया। फिर हमने देखा यार AIV की वैल्यू हमें पता है, तो हम वो पहले पहले रख लेते हैं, ये रख लिया। अब हमें पता है RL ऊपर आएगा, RIV की वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, वो कैंसिल हो गए, केवल ये वाला टर्म नीचे नीचे रह जाएगा। तो RL इंटू HFP अपन ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो आगे बताओ दुर्गेश कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे क्या? पावर गेन। चलो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाता हूँ इसको। पावर गेन निकालते हैं। ये इक्वेशन अपन मिटा नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है इनका कोई यूज हो जाए। अभी यूज होगा कब होगा? जब मैं आउटपुट रेजिस्टेंस निकालूंगा तब होगा। और सभी बच्चे आउटपुट रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन मैं कराऊंगा उसको जरूर नोट कर लेना, बाकी किया हो नहीं किया हो, क्योंकि नोट्सों में आउटपुट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन शायद बच्चों ने नहीं किया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। चलो तो देखो, अब हम क्या करने वाले? पावर गेन निकालने वाले। पावर गेन पावर गेन को किससे डिनोट करते हैं? APB से। कॉमन बेस है तो किया जाएगा। बच्चों पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है? APB बराबर क्या लिखेंगे बोलो? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, बोलो ABB इंटू AIB। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो मैंने लिख दिया वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, शॉर्ट में लिख दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे? APB बराबर। अब वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी लंबू चौड़ी सी वैल्यू, अभी निकाली थी। अब रखो आप इसमें कितना है वोल्टेज गेन की वैल्यू, लिख देता हूं मैंने। तो ये थी HFB RL डिवाइडेड बाय कितना था बताओ जरा, किसी को बच्चों को याद है क्या? बताओ कितना था? कौन? दुर्गेश हाँ सर। क्या थी बताओ, नीचे क्या था? सर मैंने लिखा नहीं रहा मैं साथ में। अच्छा कौन लिख रहा है वो बताएं। सर बता सकते हो क्या HIB। थी? सर हाँ बता रही हूँ सर, HIB HIB प्लस प्लस HIB इंटू HOB इंटू RL। HIB प्लस फिर कितना था? HIB। फिर से HIB। हाँ सर, HIB इंटू HOB इंटू RL HIB इंटू HOB इंटू RL। ये था वोल्टेज माइनस, गेन। हाँ फिर माइनस HRB HRB HFB RL RL। ये आपने मल्टीप्लाई लिया इतना लंबा थोड़ा याद। ये था, यही था, देख लेना आप। वोल्टेज गेन की वैल्यू ये थी इनटू करंट गेन क्या था? करंट गेन HFV RL अपॉन 1 प्लस RL इंटू HOB, ये था करंट गेन। ये था करंट गेन, देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ये वोल्टेज गेन है जो बच्चे बताया था, और ये आपका करंट गेन, पावर गेन आ गया। अब आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेना, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देना और ये बाकी को नीचे लिख देना। यही था क्या? मुझे देख के बताओ यही सही लिखा है मैंने सभी बच्चों में? लेकिन जरूर लेना, हो सकता है नोट्सों में जरूरत ना करते हैं बच्चे। सर आपने करंट गेन में RL क्यों लिखा है? सिर्फ HFB था ना? करंट गेन में RL नहीं है, HFB था। हाँ सर। और तो गलती नहीं है कोई, देख लो। नहीं सर। चलो नेक्स्ट निकालते हैं। अब ये जो बता रहा हूँ ना आउटपुट रेजिस्टेंस, ये जरूर लिख लेना। ये बाद में हमसे कहो कि नोट्स भेजे उसमें आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं था, आउटपुट रेजिस्टेंस जरूर लिख लेना बच्चों। आउटपुट रेजिस्टेंस, अब बताओ आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे निकाला जाएगा? पहले तो आउटपुट रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करेंगे? ए नहीं आर, ROB से।
फॉर्मूला क्या होगा, ROB बराबर क्या लिखेंगे, कौन बताएगा आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, आउटपुट साइड का वोल्टेज कितना है, सर डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC। डेल्टा VC, या ऐसा लिख सकते हैं सीधा लिखें तो VC अपॉन IC लिख देते हैं, VC अपॉन IC, VC अपॉन IC। अब कई बच्चे तो मालूम क्या करते हैं, VC अपॉन IC यहाँ से निकाल के माइनस RL हो गया काम, अरे वो तो गलत हो जाएगा, VC अपॉन IC माइनस का RL ये नहीं निकालना है आपको, तो पूरा निकाल के आना है विद डेरिवेशन। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले VC वाली को खोजते हैं, VC इसमें और यहाँ पर भी VC है ना। सर डेल्टा तो VCB को सिर्फ VCB लिख सकते हैं क्या? क्या, सर डेल्टा VCB को सिर्फ VCB लिख सकते हैं, मतलब आपने बताया था ना कि VC अपॉन IC रेसिस्टेंस हो जाता है, तो इसलिए चेंज इन लिखना पड़ेगा, डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC लिखना पड़ता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, चल देखो क्या क्या लिख सकते हैं, VC अपॉन IC लिख दो, डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC लिख दो, डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC लिख दो, किसी को भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपके लिए सिंपल पड़े। ठीक है सर। जिसको हाँ जो आपके लिए सिंपल पड़ता है ना वो आप लिख लेना, आपको लगा है इसका यूज करके मैं आसानी से निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, वो यूज कर रहे हैं आप, 3 फॉर्मूले हैं इसके। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले VC अपॉन IC निकालेंगे, तो वही क्या करें, IC इसमें है VC इसमें है, तो VC अपॉन IC निकालना है, क्यों, तो VC अपॉन IC निकालना है, अगर मैं IC की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ तो VC आ जाएगा, तो वो आएगा नहीं, तो यहाँ VC की जगह रख देंगे तो IC आ जाएगा, तो वो कोई मतलब नहीं। चलो अब यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है, अब यहाँ आते हैं VC, अब IC नहीं है यहाँ पर, तो क्या करें, IC नहीं है यहाँ पर, क्या करें, VE की वैल्यू रखेंगे, बताओ कैसे निकालें, 4 में 3 का डिवाइड देके नहीं कर सकते क्या, हाँ? 4 में 3 का डिवाइड देके, 4 में 3 का डिवाइड करके 4 वाला ये रहा और 3 वाला कहाँ है, ये रहा, 4 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका VC IC आ जाएगा, फिर वो VC हटाना पड़ेगा, फिर दिक्कत ही है। देखो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल बता रहा हूँ, बताने को तो 2 मिनट लगेंगे मुझे बताने में। अब जैसे आपने बताया 4 में 3 का डिवाइड लगाया तो VC अपॉन IC आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन क्या होगा कि I माइनस का RL ऊपर आ जाएगा, फिर ये टर्म बचेगा, ये नहीं चाहिए ना अपन को, ये वाले टर्म IE IC। अब क्या करें, देखो सबसे सिंपल तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, IC बराबर ये लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, IE की वैल्यू जो मैंने करंट गेन में बताई थी वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको, सबसे पहले वो वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो देखो क्या आता है, सबसे सिंपल तरीका तो ये, क्योंकि अपन को ये हटाने हैं तो ये वैल्यू VC IC ये सब हटाने पड़ती है, तो जो वैल्यू है ऐसे तो फिर अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो क्या करें हम, फ्रॉम थर्ड, अब आपको वैल्यू देख के बतानी है मुझे, IC बराबर लिखा हुआ है, IC बराबर लिखा हुआ है HFB, IE की वैल्यू बता सकता है कोई, जब मैंने करंट गेन बताया था तब कितनी बताई थी भाई, करंट गेन निकाला है कि नहीं निकाला है, तो वहां से I, और गलत मत निकालना, जैसे करंट गेन निकाला, करंट गेन क्या था, IC अपॉन IE था, IC अपॉन IE, तो बराबर जो भी आया था, अब मुझे वो वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आएगी, IE बताओ कितना आएगा, कौन बताएगा, बताओ वंशिका, IE कितना आएगा, बोलो, आप ही से तो डेरिवेशन करवा रहे हैं हम, कहाँ गया शांत, कहाँ गया शांत, सर हम थोड़ी लिख रहे हैं। सर 1 प्लस HOB RL। हाँ क्या है बताओ, सर HOB IC या IE? सर IC या IE? IE निकालना है, IE, हाँ तो वही 1 प्लस HOB RL। 1 प्लस ऊपर 1 प्लस, नहीं सर, वो IE की वैल्यू 1 प्लस HOB RL है, IE की वैल्यू। IE की वैल्यू 1 प्लस HOB RL, नहीं गलत है, करंट गेन अभी मैंने निकाला था IC अपॉन IE, बताओ कितना आया था, अच्छा वो ठीक है HFB अपॉन 1 प्लस HOB RL, ये बताया था,
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ये। तो ये मुझे नहीं पता बुकों में क्या लिखा हुआ है, नोट्सों में क्या लिखा हुआ है, इसीलिए आप इस डेरिवेशन को नोट जरूर कर लें। मैं तो आप कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल हो जाए कैसे भी करके। ठीक है। तो अब ये आपने बताया करंट गेन था, आईई मुझे निकालना है। देखो यहाँ रखना है आईई। आईई निकालना तो कैसे निकालूंगा, इसको इधर इसको इधर। तो कैसे निकालूंगा, ये इधर पहुंच जाएगा 1 + RL इंटू HOB, बोलो इधर पहुंच जाएगा, इंटू में आईसी, बोलो आ जाएगा, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच जाएगा, HFV अपन में आ जाएगा HFV। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार, मेरे है क्या। आईसी बराबर लिखा है HFV, HFV लिख दिया। आईई आप यहां से निकालना करंट गेन, ये इधर ये इधर अपन में ये, बोलो लिख सकते हैं क्या, मिटा दूं इसको नीचे वाले को, ये। अब प्लस वीसी, वीसी की जगह आप रख दो माइनस आईसी आर एल, माइनस का आईसी इंटू आर एल, आईसी इंटू आर एल। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वीसी अपन वो। तो यार एक काम करना, यहाँ पर ये लिखा रहने दो अभी। तो कहाँ गया आपका वीसी, वीसी प्लस का वीसी, ये लिखा रहने दो वीसी, वीसी इंटू में कितना है आपका एचओबी, ये लिखा रहने दो। आगे वाले स्टेप में देखेंगे। बताओ इस स्टेप में कोई दिक्कत है पूछ लो। एचएफबी लिखा, आईई की जगह मैंने ये सारी वैल्यू रख दी, प्लस वीसी एचओबी। अब मुझे निकालना है वीसी अपॉन आईसी। तो बच्चों वीसी ये रहा, आईसी इसको इधर ले जाओ आप, इसको इधर ले आओ। तो क्या करें, आईसी कॉमन आ जाएगा, आईसी कॉमन आ जाएगा, लेकिन जरूरी ना आउटपुट रेजिस्टेंस वाले को, इसको इधर ले आओ तो कितना बचेगा। देखो एचएफबी तो है ही बाहर, आईसी कॉमन आ गया है, तो 1 माइनस HFB 1 + RL HOB डिवाइडेड बाय HFB। कैंसिल करेंगे अभी हम इसको, HFB को कैंसिल कर देंगे। मुझे ये बताओ ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली चीज। HFB से HFB को मैं कैंसिल कर दूंगा, बराबर में कितना है VC इंटू HOB। बताओ है कि नहीं, HFB से HFB कैंसिल हो गया। अब आप VC अपॉन IC आसानी से निकाल सकते हो, VC अपॉन IC, बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भाई। HFB से HFB कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, ये कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या आपका HFB से HFB कैंसिल हो गया। IC को डिवाइड में लेके आ जाओ जरा, IC को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बचेगा अब हमारे पास, एक तो बचा बच्चों ये IC इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस का 1 + RL HOB, बोलो बचा कि नहीं बचा, बचा, ये नहीं बचेगा, फिर हटा ही दो ना, फिर 1 - 1 है तो फिर हटा देते हैं, अपॉन में HOB। बताओ कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लो इसको। बताओ HFB से HFB कट गया, ये डिवाइड में आ गया आपका, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, VC अपॉन IC को हम क्या लिखेंगे, VC अपॉन IC को क्या लिखेंगे, ROB। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, RL ही आ गया, क्यों, सर आ तो वही गया सर, -RL, इससे अच्छी तो उससे निकाल देती 4 नंबर इक्वेशन से। RL ही आ रहा है, ROB बराबर RL ही आ रहा है। RL के टर्म में वैसे निकालना नहीं था, लेकिन क्या है, चलो तो एक काम करते हैं, रुकना एक सेकंड। अब मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन का यूज करके देखता हूँ लास्ट में सबसे। RS ये रहा, IE ये रहा, VE ये रहा, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। वो तो RL ही आ रहा है, उससे अच्छा तो AC से निकाल लेते, इतनी मेहनत क्यों करते। VE बराबर ES माइनस का RS इंटू IE, VE ये लिखा हुआ है, इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर तो ऐसे निकालते हैं। देखो कैसे, यहां से तो -RL आ रहा है, यहां से तो माइनस का RL आ रहा है, ठीक है। ROB बराबर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, HOB कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये RL के टर्म में नहीं निकालना है। RL के टर्म में निकालना होता तो वहीं से निकाल लेते। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको,
हो गया सभी का? ये भी लिख के रख लेना, ये भी लिख के रख लेना। ठीक है, अब देखो दूसरा कैसे बताएंगे। चलो मिटाता हूं इसको। चलो आउटपुट रेजिस्टेंस इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं आपको। HFE IB इनके टर्म में क्या आएगा? ऐसे फिर पेपर में गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं होगा ना गलत। ऐसे तो बताना होता तो बुक से बता देता मैं आपको, 10 मिनट लगते। लेकिन मैं क्या थोड़ा सिंपल तरीका देख रहा हूँ। बुक में जो दिया हुआ है उसमें तो 2 बार KVL लगाना पड़ेगा और 1 बार KCL, 3 बार तो ये, फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। सर आपने तो पहले भी करवाया होगा ना डेरिवेशन कई सालों में? क्या? इस साल ही आया क्या डेरिवेशन? हाँ इस साल ही आया है, मतलब इस साल ही करवा रहा हूँ मैं ये वाला डेरिवेशन पहली बार। इसलिए तो मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखा हुआ है। इन दोनों को देखो जरा ध्यान से, इन दोनों को लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर कर देना। वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट बराबर है राइट बराबर कर दो, कितना आ जाएगा? लेफ्ट बराबर है राइट बराबर करो, देखो कितना आ जाएगा। वो तो वो वाला तरीका जो अभी बताया था ना वो बहुत सिंपल था, लेकिन उससे क्या है RL ही आ रहा है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं था करने से। अब इससे तो आ ही जाएगा HRB इंटू VC। ये HIB IE HRB VC बराबर क्या लिखेंगे? ES माइनस का RS इंटू आई, ये लिखेंगे। इससे तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। सर इसके मतलब और भी तरीके हो सकते हैं BC अपॉन ए निकालने के? हाँ और भी तरीके हैं, हालांकि ये तरीका जो मैं सोच रहा था वो वाला तरीके से आ जाए तो अच्छा है। फिर ये वाला तो है यार, ये तो रामबाण है, इसको तो करना ही। मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर आप कहीं भी फेल होते हो तो ये इक्वेशन मैंने पहले इसलिए बना के रखी है, ये वाली। इससे तो डेरिवेशन आ ही जाएगा, इससे तो आने ही आना है ये वाली इक्वेशन का, अगर सर आपने जो यूज कर पहले वाला दिया। मेथड किया था उसका क्या, जो अभी किया था जिसमें ROP इज इक्वल्स टू माइनस RL लिखा था, तो उसका कुछ है यूज या वैसे ऐसे? वो जो अभी किया था ना, मेहनत की थी ना, वो मेहनत आपकी और हमारी व्यर्थ थी, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको बस केवल लिख लेना आप, बाकी उसको एग्जाम में नहीं करना है आपको। अगर उस अच्छा तरीके से करते, उस तरीके से करते तो यही से करते। ये वाला करना आउटपुट रेजिस्टेंस में, ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला करना आप सभी बच्चे, और लिख जरूर लेना है ना ये वाला मेथड। ठीक है, चलो तो देखो इस इक्वेशन का यूज करके तो फिर कोई भी इक्वेशन ला ही सकते थे, इसलिए बना के रखी पहले मैंने। देखो ये लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना है VC अपॉन IC चाहिए, तो क्या करूं, पहले इसको इधर ले आओ। बोलो क्या लिखूं, HIB, इसको इधर ले आओ, इधर ले आए। क्या लिखेंगे, RS ब्रैकेट के बाहर IE। अब आप कर लोगे क्या बताओ, ये आ गया। इसके इधर बराबर में क्या लिखें, ES माइनस का HRB BC। बताओ लिख सकते हैं क्या? इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो क्या लिखेंगे HIB RS। इसको इधर ले आएंगे HIB RS, और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा IE, और इसको आप उधर ले जाना है ES माइनस के HRB BC। बोलो लिख सकते हैं क्या ये चीज? फिर आपको क्या करना है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पहले क्या किया था, लेफ्ट बराबर है, दोनों को राइट बराबर कर दिया। राइट बराबर करेंगे तो HIB IE HRB BC लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है। अब सर आप ये क्या भी तो करेंगे, सिंपल ही हो गया ना, आई की वैल्यू रख के सीधा निकल आएगा। बस IE की वैल्यू अब ये आपको तो करना सबसे है। ज्यादा ही सिंपल लगा। हाँ ये वाला आप कर लेना, IE की वैल्यू इसमें रख देना। पुट द वैल्यू ऑफ IE इन अबव इक्वेशन। इसको अब आप करते रहना अबव इक्वेशन, ये तो फिर आ ही जाता। इससे इससे पहले वाला जो था ना, अगर उससे आ जाता तो ज्यादा अच्छा था। अगर नहीं आया तो फिर ये इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको, शुरुआत से जैसे बनाएंगे अपन ने ये वाली इक्वेशन, ये वाली, तो भले ही इसको नहीं बनाते। मान लो सपोज करो आपको इस मेथड से नहीं आता है, तो फिर ES वाली तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। और रिवीजन क्लास का ये है, आज नहीं ले रहा, रिवीजन क्लास मैं लूंगा कल।
कल क्या करूंगा, 2 काम करूंगा कल संडे को। पहली रिवीजन क्लास तो लूंगा ही लूंगा जो मैंने करा रहा था उसके आगे। दूसरा इसमें कॉमन बेस वाला बता चुका हूं, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर की थ्योरी रिवाइज कराऊंगा बस। बाकी आप सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कॉमन बेस का डेरिवेशन आपको करवाया है, अब मैं आपको कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर जो भी भेज दूंगा। सुनना, पहले बाद में लिखते रहना। कॉमन बेस का मैंने आपको करवाया है, कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर की थ्योरी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जो मैंने पिछले टर्म पर डायग्राम बनाए थे, कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन एमीटर का इक्विवेलेंट डायग्राम, जो कि आज भी बनाया था, उस डायग्राम में मैंने क्या चेंज किया था, बेस की जगह एमीटर कर दिया था, फिर एमीटर की जगह कलेक्टर कर दिया था। बच्चों ऐसे ही जैसे मैंने आज आपको डेरिवेशन करवाया, उसमें आपको बेस की जगह एमीटर करना है और एमीटर की जगह फिर कलेक्टर करना है। तीनों के तीनों डेरिवेशन वैसे के वैसे छाप देने हैं, थ्योरी वैसी की वैसी छाप देनी है। थ्योरी में केवल बेस और कलेक्टर की तो सेम है, एमीटर वाली में बस सेम फेस की जगह अपोजिट फेस आ जाए, वो मैं थ्योरी समझा दूंगा आपको। थ्योरी में आपको समझा दूंगा तीनों की। बाकी का डेरिवेशन डायग्राम सब कुछ सेम है, बस बी की जगह आपको सेकंड वाले डेरिवेशन में ई करना है और थर्ड वाले में ई की जगह सी करना है। सेम टू सेम आपको छाप देना है, डिटो की डिटो, एक भी वर्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में क्या है अभी तक ये पूछते थे, करंट गेन और पावर गेन और वोल्टेज गेन। रेजिस्टेंस कभी नहीं पूछता वो, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये 3 चीजें पूछता है। बाकी अगर आपसे पूछता है इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, तो वो भी निकाल के आ सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। तो इस डेरिवेशन को कर लेना। नेक्स्ट टाइम पे अपन कल थ्योरी पढ़ेंगे, संडे को शाम को क्लास रखूंगा, टाइम बता दूंगा आपको। और वो जो रिवीजन क्लास में वो छोटा सा पार्ट रह गया आपका, जो 5th यूनिट चल रही है उसका छोटा सा, वो सॉरी 2nd यूनिट जो चल रही है उसमें छोटा सा लास्ट का टॉपिक रह गया, उसको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो आगे पढ़ेंगे ये। तो इतना सर कल कर लो। शाम को, कल शाम को रहेगी क्लास? शाम को, कितना शाम को रहेगी? रखेंगे, शाम को रखेंगे तो 5-6 बजे के आसपास। 20 की जगह क्या करना है सर, कलेक्टर सर? हाँ, बेस है उसकी जगह आप एमीटर कर देना, सेकंड डेरिवेशन हो जाएगा। एमीटर की जगह कलेक्टर कर देना। पहले बेस वाले को अपन पूरा लिख लेंगे, फिर आप देखेंगे बी की जगह ई और ई की जगह बी करना है आपको। सर डेरिवेशन में क्या चेंज करना है सर? और थर्ड वाले में ई की जगह सी और सी की जगह ई करना है, बस हो गया। सर हाँ सर एक बार वो बता दो सर, वो सीसी वाला सर, वो जल्दी बस डायग्राम ही बताओ सर, पहला ही सर उसका। देखो, कॉमन कलेक्टर जो रहता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता था, तीनों में डिफरेंस सुन लो। देखो, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में इनपुट जो होता है वो फॉरवर्ड में रहते हैं, आउटपुट रिवर्स में रहता है। और कॉमन कलेक्टर जो रहता है उसमें दोनों ही फॉरवर्ड में रहते हैं, दोनों ही किसमें रहते हैं, फॉरवर्ड में रहते हैं। तीनों की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है, निर्गत अभिलाषणिक वक्र वो सेम रहते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है वो स्टार्टिंग के दो, मतलब बेस और एमीटर वाले के लिए तो सेम रहती है, कलेक्टर वाले के लिए अलग होती है। कलेक्टर वाले में जो कलेक्टर वाले में क्या चेंज आ जाता है कि दोनों फॉरवर्ड में, इधर भी फॉरवर्ड में और आउटपुट भी क्या रहता है उसका, फॉरवर्ड में रहता है। तो कलेक्टर वाले में मैंने इक्वेशन बना के बताया था आपको, क्या बताया था कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं उस टाइम पर इनपुट करंट की वैल्यू क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इनपुट जो करंट रहता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस तरीके से आपको जो ग्राफ मिलता है वो पीएन जंक्शन डायोड जैसा नहीं मिलता, 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते गए, ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा था आपको सर उस वो डायग्राम को जब बना रहे हैं ना सीसी का सर, वो मतलब वो बड़ा वाला सर, तो सर उसमें सर प्लस माइनस कैसे ले रहा है वो सर समझ में नहीं आ रहा सर, कंफ्यूज हो सीसी रहा है का सर। दो तो सर सेम है उसके सर, हाँ, पर वो उसमें सर थर्ड वाले में तो अपन कह रहे हैं ना दोनों अग्र में रख रहे हैं, तो सर उसमें फिर प्लस माइनस जैसे लेते हैं ना, बैटरी कैसी लगानी है या प्लस माइनस कैसे लेना और चीज, वो समझ में नहीं आ रही सर।
बैटरी कैसे, अच्छा प्लस माइनस कैसे लगाना वो समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ सर, आप एक एनपीएन का बना दो सर बस। बना देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, जैसे सपोज करो आपको कोई डायग्राम बनाना है, देखते हैं कोई भी बना लेते हैं। सर सीसी का ही बनाना। कॉमन कलेक्टर का, हाँ सर। देखो कॉमन कलेक्टर में क्या करना पड़ता है, कलेक्टर को अपन ने कर दिया कॉमन, इनपुट किस किस के बीच में, कलेक्टर तो सर बीच में थोड़ा ना रहता सर। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर ही तो कॉमन होगा। नहीं बीच में वो थोड़ा ना रहता, वो बीच जो में नीचे बेस रहता है। ग्राउंड कराया वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा ना, वो दूसरा हाँ। टर्मिनल है। अरे वही तो है। टर्मिनल सर बी ईसी भी रहता है ना ऐसे। नहीं कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हो ना। हाँ सर, सर तो ऐसे रहता है ना, बीच में बेस रहता है और ईसी आसपास रहते सर, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं कौन कह रहा है, नहीं कौन कौन कह रहा है, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर यही रहेगा आपका, कॉमन बेस में बेस यहाँ रहेगा, कॉमन एमीटर में एमीटर यहाँ रहेगा। कोई दिक्कत है क्या ऐसा थोड़ा इसमें? ना बनाया सर नोट्स में सर डायग्राम को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तब भी अच्छा सर अच्छा बीच अच्छा, की लाइन थोड़ा ना आएगी तिरछी वाली। वो कैसे भी बना लो, उसको रटना नहीं है आपको। आप क्या, अच्छा आप ये सोच रहे हो डायग्राम को रोटेट किया होगा ऐसे, हाँ ऐसे बनाया है, सर रोटेट कर देंगे फिर भी सर बीच में कहाँ आएगा सर, वो किनारी पे ऐसे रहेगा बनाया ना। क्या डायग्राम, ये बताओ। हाँ हाँ तो उसमें इसमें अंदर थोड़ी ना है, ये तो रटना हो गया, लो ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ना, क्यों? हाँ सर। तो ऐसे में वैसे अंतर थोड़ी ना कुछ दे दे देखो। अब कॉमन कौन रहेगा, आपका कलेक्टर, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कलेक्टर कॉमन रहेगा। कलेक्टर, हाँ सर। बेस ये आ गया, एमीटर आ गया, आपने कहा ना मुझे सिखा दो, इसलिए मैं बता रहा था आपको, बनाना है ऐसे बताओ। सर ये नहीं ठीक तो है उसमें आपको, बीच में आ रहा था ना जैसे, कोई अच्छा दिक्कत चलो नहीं, कोई आप बात ऐसे नहीं, बता दो। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चलो ये आ गया आपको समझ में, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। अब सुनो, किसका बनाना है, एनपीएन या पीएनपी बताओ। एनपीएन ही तो बना लो सर, पीएनपी तो फिर वो एन तो अपोजिट हो बनाने जाता को है। अपन ने यहाँ रखा एन, और यहाँ रखा अपन ने पी, और यहाँ रखा एन, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एनपीएन रख दिया। अब करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर लेते हैं, बेस और एमीटर के बीच में लेते हैं, हाँ बेस और एमीटर के बीच में लेते हैं, तो पी से एन लेते हैं, तो पी हाँ से एन होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, पी से एन होगी करंट की डायरेक्शन, मतलब एमीटर करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये होगी एमीटर की डायरेक्शन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मुझे ये पूछो। नहीं सर। पी से एन, ये आ गया आई। अब आई अगर नोड से जा रहा है तो आईसी नोड की तरफ आ आ रहा रहा होगा, होगा, हाँ सर। आई भी नोड की तरफ आ रहा होगा, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब आपको मालूम है करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है ऐसे, हाँ तो अब हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल या माइनस प्लस, क्यों? क्योंकि करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ऐसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव होता है, जहां खत्म हो रहा है वहां नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपने माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस यहाँ लगा दिया, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। अब यहाँ भी देखो करंट प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये रहा प्लस आपका, यहाँ कुछ भी वोल्टेज जो भी वोल्टेज है वो लगा लेना, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस करंट, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ जो भी बैटरी हो वो लगा लेना, या जो भी वोल्टेज हो वो लगा लेना, एमीटर करंट के भी भैया VC वगैरह लग जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका जो भी इनपुट वोल्टेज है कितना है आपका CV है तो वो लग जाएगा वोल्टेज, ये बन गया डायग्राम। बताओ शांत, कोई दिक्कत है क्या इसमें, उसको पूछ लो मेरे से। नहीं सर, आ गया सर। आ गया? वो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, करंट की डायरेक्शन देखो आपको, करंट कहाँ जा रहा है बस उसके हिसाब से बना लो,
और ये रिलेशन ढूंढ लो, इसको तो हमेशा के लिए रख लो, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, हाँ सर। इससे बनते हैं डायग्राम सारे। अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, सर, नेक्स्ट सर, में आगे। सर हाँ। हमारे कॉलेज में सर प्रैक्टिकल कैसे होते हैं सर? साइंस कॉलेज में सर सीखने पड़ते हैं कैसे सर सारे प्रैक्टिकल? नहीं देखो, अब तो नॉर्मल ही होंगे 20 साल तक। सर अभी पहले बुलाया है तो ना उन्होंने कॉलेज में, पता नहीं सर क्या है, कह रहे 1 दिन का पहले तो प्रयोगशाला कुछ रखा है। आपको सिखा सकते हैं। देखो पहले पहले क्या होता था आपको बताएं, अब मैं पहले में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो प्रैक्टिकल करवाते थे पूरे, प्रैक्टिकल करवाने के बाद जब एग्जाम होता था और प्रैक्टिकल होते थे तो परफॉर्म करवाते थे, जैसे केआरजी कॉलेज में करवा रहे हो परफॉर्म परफॉर्म करवाते हैं कि भाई प्रैक्टिकल आपको 2 दे दिए 4 दे दिए, फिर आपसे कहेंगे कि इसमें से ये वाला करो, ऐसे करवाते हैं। पहले कॉलेज में होता था, है ना। अब अब नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है। अब तो शायद मेरे हिसाब से वाइवा लेंगे और फिर भी आप चले जाना कॉलेज, कोई भरोसा नहीं है उनका, वो परफॉर्म करने के लिए देते हैं आपको, ये है ना। सर आप तो ये बता दो कि प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का, अगर वाइवा में या किसी में भी कुछ भी नहीं बता पाए तो फेल तो नहीं करेगा ना? फेल नहीं करता, फेल नहीं करता। 90%, 10% मैं भी नहीं कुछ कह सकता। अरे शांत, इतनी लंबी मत सोचो ए दुर्गेश। नहीं आप तो एक पता चला थ्योरी निकल जाए और प्रैक्टिकल में वो लटका दे तो पूरे सब्जेक्ट में लट गए हैं। क्या पता तुम्हारा पार्टनर होशियार हो, बाय बाय में तुम्हारा पार्टनर होशियार हो। भाई तो आप तो पार्टनर का कुछ काम नहीं रहता वाइवा में। आप तो एक काम करना, उसमें बोलना ना कुछ, वाइवा में जो भी पूछता है कुछ भी बोलना जो आपको आता है। सर एक काम करना ना, आप एक दिन पहले वो जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं वो उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बस, कि वो क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से, वो थोड़ा बता देना बस। वैसे तो हमने पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर वगैरह ही है उसमें, लेकिन अगर अलग से थोड़ा कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से बता देना क्या पूछ सकता है वो। बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा। सर आप कौन ही सा चले टॉपिक लगाते दिया है? हैं। टॉपिक कौन सा दिया है, अभी दे दिया क्या? सर उसमें वही है, वो एक तो वो क्या डायोड्स वगैरह है तो उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, पीएन जंक्शन, ये सब तो पता है, ट्रांजिस्टर भी थोड़ा बहुत पता है। अलग से कुछ वो एज अ टीचर अगर वो पूछ सके तो आप बता देना। हाँ चलो मैं बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे बता दूंगा, वो ज्यादातर पूछते ही पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको ट्रांजिस्टर डायोड की। सर प्रैक्टिकल ही फेल करते हैं क्या ये लोग सर? यही तो मैं पूछ रहा था। करते तो नहीं है वैसे, अब कुछ कह नहीं सकते यार। अभी मान लो आप बोले नहीं, वहां पे कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ करें, तो अब क्या भरोसा। फेल कर अभी देना। तक गए नहीं, हमारे में पता ही नहीं होता है कि नहीं होता। वैसे सर क्या बुलाया सर तो है क्या सर करेंगे सर? उन्होंने। फेल मतलब प्रैक्टिकल फेल होने के बाद क्या होता है सर? साल और बाद होगी साल बर्बाद वो तो। तो यही एक तो मैं कह प्रैक्टिकल रहा हूँ पूरा ना साल कि पता लगा चला रखेंगे। थ्योरी निकल गया और प्रैक्टिकल में लट गए हैं। ऐसा वैसे होने नहीं देंगे, चिंता मत करो। आप तो केवल प्रैक्टिकल दिया ना, मुझे बता देना अगर इससे बनते तो, पहले बता पास तो करवा ही देंगे। ठीक है, चलो कल करते हैं शाम को। सर एक चीज पूछनी थी वो छोटी सी, ये आपने वाइडमैन फ्रेंजलो कराया था ना, हम्म। उसमें आपने ये थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर एन के लैम्डा वी अपॉन 2 दिया था, ये सर समझ नहीं आई। सिग्मा की वैल्यू तो पता थी। वो फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का वो आपको याद रखना है। थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है आपको, वो वाला, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अच्छा। हम्म, वो याद रखना पड़ेगा। वाइडमैन फ्रेंज लॉ जब आता है एग्जाम में तभी यूज होता है, बाकी कभी यूज नहीं होता। सर अगर अलग से भी आया 2 नंबर का तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अगर वाइडमैन फ्रेंज लॉ अगर मान लो 2 नंबर में आया तो वहीं से लिख देना, वो पहले वी नो दैट लिख देना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर थर्मल कंडक्टिविटी लिख देना, दोनों का रेशियो निकाल देना, बस हो जाए ये। और 6 नंबर में आया तो वो आपको पूरे ही करना है। ठीक है, और बताओ, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
सर आपने वो JFET का नहीं बताया था, 3 टर्म से पूछ रहा हूँ मैं। क्या क्या उसका करंट फ्लो नहीं बताया आपने। JFET का? हाँ सर 3 टर्म से पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफलाइन में आ नहीं रहा हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर देना क्या क्या है, वो मैसेज कर देना। सर ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? आपको बस उसमें ये बता दो कि करंट कैसे, ऐसे पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होता है ना, वो पोटेंशियल बैरियर वगैरह तोड़ के, ये सब बस करंट कैसे फ्लो होता है ये बताओ। डायग्राम वायग्राम सब छोड़ दो, वो तो आ गया समझ में। तो वो तो मैंने बताया तो था आपको कि JFET में दो होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल में जो करंट फ्लो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और पी चैनल में जो करंट फ्लो होता है वो होल के कारण होता है। जब आप वोल्टेज अप्लाई कर दोगे ना ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में जब आप इनपुट पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे तब करंट फ्लो होता है। बस ये रहता है कि एन चैनल और पी चैनल दोनों में से कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि अगर एन चैनल होगा तो अंदर की साइड में होगा, पी चैनल होगा तो बाहर की साइड में होता है। ये रहता है, उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं जो करंट फ्लो होता है। और क्या पूछना चाह रहे हो? जहाँ सर भूख लगी देर इसमें तो खाना खा लिया हमने, नहीं खाया अभी। वही तो, अरे मैं तो खुद इंतजार हो रहा है, घर का खाना खाऊंगा, गरम गरम रखा हुआ है। तो दुर्गेश चांद देगा तब ना। चलो दुर्गेश सर को खा ले दो। सर हमने भी नहीं खाया, ऐसी क्या बात है। अरे तुम तो मस्त मजे मार रहे हो वहां बैठे होगे बढ़िया आराम से थाली पर से खा रहे होगे। अरे नहीं सर, बुरी हालत है सर। एक तो क्या, एक भी बार एग्जाम नहीं दिया ना, तो पता नहीं है कैसा क्या लिखना है, कितना क्या लिखना है, कितना लिखने पे नंबर मिलेंगे, या पेपर उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं। मतलब जितना नोट्स में करना है ना वो पूरा करके आना आप तो वही तो कह रहा हूँ, डेरिवेशन इतने बड़े बड़े हैं, वो 7-8 डेरिवेशन पता चला इतने बड़े दे दिए, वो सॉल्व भी ना हो पाए। मैंने कुछ कुछ डेरिवेशन तो आपको छोटे करवा दिए जानबूझकर। उसका कारण क्या है मुझे पता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन तो 12 नंबर का आता तो डेरिवेशन तो आप देखते, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन जैसे JFET के डेरिवेशन है ना, उसमें भी JFET को ऑपरेशन, करेक्टरिस्टिक, डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, ये सारी चीजें थी JFET में। बड़े बड़े जब डेरिवेशन थे सेमेस्टर वाइज था ट्रांजिस्टर में तब भी। सर। हाँ जब 12 नंबर का आता सेमेस्टर वाइज था ना तब 12 नंबर का आता था, बहुत बड़ा क्वेश्चन करना पड़ता था। आप देखो बिल्लू बिल्लू जोन भी आता था, डिस्क्रिमिनेशन भी आता था, डायग्राम बनाने को भी आता था, तो पूरा करना पड़ता था। अभी तो केवल एक पूछेगा, या तो डिस्पर्सन रिलेशन या फिर बिल्लू जोन, आधा कर दिया एक तरीके से। और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको वो आधा कर नहीं सकता, जैसे कॉमन बेस अपन ने बताया, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। अब इनको आधा कर नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन तो हो गए बड़े और नंबर रह गए 6। एक तो डायग्राम 5 बताए, 7-7 डायग्राम थे पहले, 7-7 डायग्राम बनाने पड़े, तो ये लेंदी हो गया थोड़ा सा पहले से, उसी जगह नंबर कम हो गए। नहीं सर, ये वाले सर सिंपल लग रहे हैं सर, 3rd यूनिट। अभी ये 4th करा रहे थे, इसमें थोड़ी है भी। ये तो फोर्थ पढ़ा था वाले ना पीछे सर, ये जो अभी 3rd यूनिट में पढ़ा अपन ने। 4th वाली में भी ज्यादा कोई खास नहीं है, बस यही जो मैंने आज करवाया वही डेरिवेशन था मेन तो, बाकी अब कुछ नहीं अरे है। उसमें से दूसरा डायग्राम नहीं बन रहा, वो कभी नहीं पढ़ा वैसा शायद से, ऐसा याद है, हाँ वो नहीं वो पढ़ा। मॉडलिंग वाला, हाँ वो नहीं, वो तो पढ़ लेना, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो रिवाइज करवाना। मेरे से कह रहा था चलो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। और टेस्ट वगैरह अगर दे सकते हो तो जितना पॉसिबल हो टेस्ट दें सभी बच्चे, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे बिल्कुल ही कराएंगे। तो सेकंड यूनिट का है ना ट्यूसडे को, आपने बोला था। कल है सर, सेकंड कल। यूनिट तो सेकंड का है? सर 7 बजे से रखना है सर, 5-6 बजे रख देना सर। 6, हाँ रख लेंगे, 6 साढ़े 6 बजे तक रख लेंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है हाँ।